तो बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ में आप अपने सीटेट के पेपर में क्वालिफाई हो पाएँ। ठीक है, अगला है हमारा 41 क्वेश्चन। भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, आपको क्वेश्चन में आंसर चमकने लग जाएगा। ठीक है, देखें अब इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। सोचने के उच्च स्तर को वे सोचते हैं भाई अच्छा स्तर है, भाई 5 भिन्नों की सूची को ज्ञात करना है। फिर सोचते हैं विश्लेषणात्मक स्तर को, अब उनको ये भी पता होना चाहिए विश्लेषणात्मक है क्या, किस चीज़ का विश्लेषण करना है। त्रिविमीय आकाशीय सोच को, त्रिविमीय आकाशीय सोच मतलब एक 3D थिंकिंग, मतलब जिसमें आप प्रोसेस भी करें, कंसेप्ट भी करें, एक्टिविटी भी करें, सारी चीज़ें करें। त्रिविमीय सोच मतलब एक क्रिएटिव थिंकिंग जिसको आप कह सकते हो, स्पेशियल थिंकिंग। सोचने के निम्न स्तर को, अब देखो यहाँ मैं आपको 2 तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला तरीका आप खुद नोट करो, जो आपके पहले 3 ऑप्शन हैं वो एक पॉजिटिव सेंस के हैं, मतलब उच्च स्तर, विश्लेषणात्मक स्तर और त्रिविमीय स्तर, ये तीनों पॉजिटिव सेंस के हैं। एक चौथा ही ऑप्शन ऐसा है जो आपका नेगेटिव सेंस का है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? 4th ऑप्शन। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई किस बेस पे मैंने इसका आंसर ढूंढ दिया। अब मैं कह रहा हूं कि भाई क्यों हुआ, उसके पीछे मैं कारण बता रहा हूं। भाई आपके पास भिन्न की इकाई से, भाई क्यों, पाठ से ही क्यों कहा टीचर ने? आप उसको ये कहें कि भाई मेरे को कोई भी 5 भिन्न बता दे। ठीक है, कोई भी 5 भिन्न बता दे। आप उस बच्चे को बांध क्यों रहे हैं कि आपने किताब से ही बतानी है? तो बच्चा बाउंड हो गया कि किताब से ही मेरे को ढूंढनी है। वो अपने आप को फैला नहीं पाया, अपनी नॉलेज को बढ़ा नहीं पाया, वो केवल किताब तक सीमित हो गया। समझ गए मेरी इस बात को? तो ये मेन क्वेश्चन है, ये मेन उद्देश्य था मेरा जो मैं बताना चाह रहा था कि बच्चे को आपने बांधना नहीं है। मेरी 4-5 बातें ध्यान से सुन लेना, हर क्वेश्चन में वही कंसेप्ट बनेगा। बच्चे को बांधना नहीं है, उसको एक्टिविटी करवानी है उससे। ठीक है, एक ऐसा आंसर देना है जिसमें बच्चा हर चीज़ कर पाए, वास्ट ऑप्शन होना चाहिए। अब जैसे इसमें बच्चे को टीचर ने बांध दिया, भाई इकाई से बताना है। क्यों भाई, इकाई से क्यों बताने के लिए आप बोल रहे हो? आप एक टीचर होने के नाते बच्चों को ये, उसके अंदर क्रिएटिविटी पैदा करो कि बच्चा कोई भी 5 भिन्न जनरेट कर। ठीक है, बनाओ 5 भिन्न, ना कि आप किताब से उस चीज़ को लाने के लिए कहो। ठीक है, क्योंकि फिर बच्चा क्या सोचेगा, भाई किताब के अंदर ही भिन्न हो सकती हैं, बाहर तो कहीं भिन्न होती ही नहीं है। देखा जाए तो हर जगह भिन्न है। एक बच्चा चॉकलेट खा रहा है, ठीक है, उसने चॉकलेट का अपना फर्स्ट बाइट काटा, तो वो उसने कितना हिस्सा काटा, वो भी तो एक भिन्न है। मान लो वो 4 हिस्सों में उस चॉकलेट को खाता है, तो 4 में से फर्स्ट हिस्सा 1 खा दिया। मतलब जो मैं कहना चाह रहा था कि एक बच्चा एक चॉकलेट को 4 हिस्सों में बांट के एक एक पीस उठाकर खाता है, तो फर्स्ट टाइम में उसने कितना हिस्सा खाया? 1 हिस्सा। कितने में से? 4 में से। तो क्या आंसर हुआ? 1/4। ये भी तो एक फ्रैक्शन है। अब बच्चा इस बात को सोच ही नहीं पाएगा, क्योंकि टीचर ने उसको तो बांध दिया है कि भिन्न हमेशा कहाँ होती हैं? भिन्न हमेशा आपकी पाठ की इकाई में होती है। तो ये बिल्कुल निम्न स्तर की सोच टीचर के द्वारा बताई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 क्वेश्चन। किसी अभ्यास में प्रश्न था PQRS रेखाखंडों की लंबाई मापिए। बच्चे ने उत्तर दिया AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर, AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर। अब देखो, खुद देखो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछा गया PQRS रेखाखंडों की लंबाई मापिए। ठीक है, बच्चे ने उत्तर दिया AB की लंबाई 5, AB की लंबाई 3। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? टीचर कह रहा है कि PQ और RS और बच्चा कह रहा है AB। मतलब क्या हुआ उसका? अब मतलब है क्या उसकी संकल्पनात्मक त्रुटि है, मतलब क्या कंसेप्चुअल एरर है। दूसरा है क्या कार्यविधिक त्रुटि है, यानी प्रोसीजरल एरर है। तीसरा है रेखाखंड का नाम AB लिखने की आदत के कारण त्रुटि को। और चौथा है पढ़ने की त्रुटि को। अब देखो यहाँ थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा। अब यहाँ संकल्पनात्मक त्रुटि होती तो बच्चा इसको पैमाइश ही नहीं कर पाता। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा जैसे PQ की लेंथ उसने दिखा नहीं रखी, हालांकि मैं इसमें थोड़ा सा पेपर वाले के हिसाब से कहना चाहूँगा, उसको इसमें लिखना चाहिए था। PQ 5 सेंटीमीटर है और RS 3 सेंटीमीटर लिखना चाहिए था।
ठीक है। यदि वो यहाँ लिख देता है इस चीज़ को, यानी पी क्यू 5 सेंटीमीटर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इसको, ये आपका 5 है और ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसके आधार पर हम आंसर देंगे। क्या आंसर देंगे कि भाई ये 5 है, बच्चे ने ठीक माप दिया, ये 3 है, बच्चे ने ठीक माप दिया। यदि बच्चा ठीक नहीं माप पाता तो इसका जो आंसर होता वो हमारा आंसर हो जाता है इसका संकल्पनात्मक त्रुटि। यदि बच्चे ने इसको ठीक मापा है लेकिन उसने केवल नाम की गलती की है, माप ठीक दिया, गलती नाम की है, तो ऑप्शन है हमारा थर्ड ऑप्शन आंसर। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। यदि बच्चे ने मापा पैमाइश गलत की होती तो आंसर है हमारा संकल्पनात्मक त्रुटि, और यदि बच्चे ने इसको नापा ठीक है लेकिन नाम ए बी रखा है तो ऑप्शन है हमारा थर्ड ऑप्शन आंसर, ठीक है। मैं यहाँ ये नहीं कहना चाहूँगा कि सीटेट क्या आंसर देता है, मैं आपको बच्चों अगले पेपर के लिए तैयार करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ यदि मापा ठीक है। अब यहाँ थोड़ी सी पेपर वाले की भी गलती है, पेपर बनाने वाले की, उसने इसके ऊपर लिखना चाहिए था कि पी क्यू 5 सेंटीमीटर है और आर एस 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि वो ऐसा लिख देता है और फिर बच्चे को गलत महसूस करता है तो इसका मतलब है रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत के कारण त्रुटि, जो किसके कारण आई है, वो टीचर के कारण आई है। क्यों? क्योंकि जो टीचर है वो हर बार कोई भी लेंथ लेता है उसको ए बी लिखता है, तो बच्चे के माइंड में एक बात आ जाती है कि रेखाखंड यानी जो लाइन सेगमेंट का नाम है वो तो हमेशा ए बी ही होता है, ठीक है। इस चीज़ का मैं एक थोड़ा सा एक वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने देखा होगा कई बच्चों की कई टीचर्स की एक आदत होती है किसी एक शब्द के बारे में बार बार बोलने की, तो बच्चे उस चीज़ को पकड़ जाते हैं और उस टीचर का नाम ही वो रख देते हैं, देखा होगा ना। तो वही चीज़ है एक तरीके से। अब एक टीचर जो है, जैसे एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल को हर बार ए बी सी बोलता है, तो क्या ट्रायंगल पी क्यू आर नहीं हो सकती? क्या ट्रायंगल एब ऐसे नहीं हो सकती? हो सकती है। तो टीचर को क्या करना चाहिए, नाम को बदल बदल के बोलना चाहिए, ताकि बच्चे के अंदर वो छाप ना पड़ जाए कि भाई ट्रायंगल का मतलब ए बी सी। हो गया क्लियर? तो इस क्वेश्चन को मैं आपको दो रूपों में आंसर बता रहा हूं। यदि बच्चे ने मापा ठीक, ए बी के कारण गलती की, तो आंसर है इसका थर्ड ऑप्शन। यदि बच्चे ने नापा गलत तो इसका आंसर है संकल्पनात्मक त्रुटि। क्लियर हो गया? ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है। ये मैंने अगले के हिसाब से बताया है कि ताकि आपका आगे चल के सीटेट में यदि आता है तो आपने उस चीज़ को किस तरीके से देखना है। शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। वह शिक्षा प्रयास कर रही थी। पहले उसने क्या पढ़ाया, समाचार पत्र, फिर क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। बहुत अच्छी चीज़ कर रही है जो शिक्षिका है भाई। एग्जाम जो न्यूज़पेपर है वो पढ़वा रही है, मतलब उसके जीवन से संबंधित, फिर क्रिकेट मतलब उसके इंटरेस्ट से संबंधित, फिर उसको मैथ के दंड आरेख वगैरह यानी बार ग्राफ वगैरह बनवा रही है। तो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो उस हिसाब से हम आंसर तलाश करते हैं अपना। पहला ऑप्शन है छात्रों की वास्तविक जीवन गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करना। भाई मेरे को तो इससे आगे के ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता ही महसूस नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वास्तविक जीवन है, गणितीय संकल्पना है, इससे अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है। तो 43 का फर्स्ट ऑप्शन आपका दी बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 4 के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई। मुंबई में 336 बस स्टॉप हैं, दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक हैं, दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप हैं? छात्र ने उपरोक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार लिखा। मुंबई में लिखे उसने 336, दिल्ली में मुंबई से 127 अधिक हैं, तो मतलब दिल्ली में 336 तो हैं ही हैं, दिल्ली में 127 उससे ज़्यादा है। भाई बहुत अच्छा कर रहा है टीचर, वेरी गुड। यानी जो स्टूडेंट है वो बहुत अच्छा कर रहा है, टीचर के मुंह से निकलना चाहिए वेरी गुड। दिल्ली में कुल इतने बस स्टॉप हैं। शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देगा? भाई मैं तो बहुत अच्छा मानता हूँ इस छात्र को।
छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है परंतु उसकी अभिव्यक्ति निकृष्ट है। क्यों भाई निकृष्ट क्यों है? बहुत अच्छा उसने एक्सप्रेस किया है। छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। ये ऑप्शन दी बेस्ट है। छात्र ने सही क्रियाविधि नहीं अपनाई। क्यों नहीं अपनाई भाई? छात्र सभी आवश्यक चरणों को लिखने की योग्यता नहीं रखता। क्यों? अब देखो मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको। 4 ऑप्शन में अब मैं ऑप्शन ही नहीं पढ़ना चाहता भाई। आपने देख लिया थोड़ा सा ऑप्शन की सेंस अच्छी है बच्चे की। फर्स्ट ऑप्शन में निकृष्ट मतलब नेगेटिव सेंस। थर्ड ऑप्शन में क्रियाविधि नहीं अपनाई, नेगेटिव सेंस। फोर्थ ऑप्शन में छात्र सभी आवश्यक चरणों को लिखने की योग्यता नहीं रखता, नेगेटिव सेंस। तो बच्चों देखा जाए तो ऑप्शन में कुछ पढ़ना था ही नहीं, आपने क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता थी ही नहीं। आंसर आपका क्लियर है सेकंड ऑप्शन। ये मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूं, मैं आपसे आपके लिए रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, ताकि आप अपना सीटेट का एग्ज़ाम बेहतर ढंग से क्लियर कर पाएँ, अच्छे अंकों से क्लियर कर पाएँ, कंसेप्ट को समझ पाएँ, ताकि आगे चल के आप अपने जॉब के अकॉर्डिंग, अपनी सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग केवीएस की तैयारी करनी है, डीएसएसबी की तैयारी करनी है, रिट की तैयारी करनी है, हरियाणा में स्क्रीनिंग की तैयारी करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अच्छा रिजल्ट दे पाएँ, क्योंकि आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ मैं। यानी क्वेश्चन से ऑप्शन कैसे छांटते हैं। सभी बच्चे देखें इस वीडियो को, रिट वाले बच्चे भी देखें, केवीएस वाले बच्चे भी देखें, डीएसएसबी वाले बच्चे भी देखें, एचटेट वाले बच्चे भी देखें, सीटेट वालों ने तो देखना है ही है। किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। उसने उन्हें इस प्रकार पढ़ा: 30 6, 40 8, 408, 40 10। यानी भाई वो क्या कर रहा है? मेरे को तो ये नज़र आ रहा है कि वो हर संख्या को 2 हिस्सों में पढ़ रहा है। 30 6, 40 8, 408, 40 10। क्लियर है या नहीं है? तो अब देखिए इसका क्या आंसर होता है। यानी बच्चा गलती तो कर रहा है, ये तो क्लियर हो रहा है। अब गलती का कारण क्या है, ये ऑप्शन में देखते हैं। छात्र की गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती। ये ऐसा आंसर कभी नहीं देना, बिल्कुल मत देना बच्चों, ऐसा आंसर बिल्कुल नहीं देना है। अगला है छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना को समझ लिया परंतु उसका उपयोग नहीं जानता। ये हो सकता है। अगला देखते हैं, छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ये भी आंसर नहीं देना है बच्चों, ये आंसर नहीं देना है कभी भी। ये आंसर इस तरह का, यानी बच्चे की गलती तो बतानी ही नहीं है। प्रोसेस की गलती हो सकती है, कंसेप्ट की गलती हो सकती है, लर्निंग प्रोसेस की गलती हो सकती है, टीचर की गलती हो सकती है, एजुकेशन सिस्टम की गलती हो सकती है, स्कूल की गलती हो सकती है, किताब की गलती हो सकती है, बच्चे की गलती कभी नहीं हो सकती। ठीक है, अगला ऑप्शन हमारा, छात्रों ने स्थानीय मान की संकल्पना, सेकंड ऑप्शन हो गया है हमारा। थर्ड है, छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता और उसे 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। अब क्या आंसर लगाना चाहिए? देखो सेकंड ऑप्शन में है छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना को समझ लिया है। फोर्थ ऑप्शन है छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है, यानी या तो समझ लिया है और या नहीं समझता है। फोर्थ ऑप्शन कहता है उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? हम ये कह सकते हैं कि उसने समझ लिया है। मेरे को तो लगता नहीं उसने समझ लिया है, क्योंकि यदि उसने स्थानीय मान यानी कि जो हमारी प्लेस वैल्यू कंसेप्ट है उसको समझ लिया होता तो वो 40 10 इस तरह की लैंग्वेज का यूज करता ही नहीं। तो इसलिए उसने स्थानीय मान की संकल्पना को अभी नहीं समझा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझा है और वो 2 अंक के हिसाब से समस्या को समझ पा रहा है, कर पा रहा है। 46 नंबर, कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन खाली स्थान होंगे या होंगे? अब देखो इस तरह के क्वेश्चन का तो मैं क्लियर आंसर बता रहा हूं कैसे होना चाहिए। केवल सदृश्य घड़ी पर पढ़ना, मतलब क्यों भाई बांधना क्यों है अपने बच्चे को? मेरी इस शब्द को ध्यान से सुन ले, बांधना नहीं है। जैसे भिन्न वाला क्वेश्चन था, फ्रैक्शन वाला, किताब से भिन्न क्यों छटवानी है? ठीक है, थर्ड ऑप्शन में केवल, फोर्थ ऑप्शन में केवल, क्यों भाई? वास्ट करो बच्चों को, फैलाओ, क्रिएटिव करो। सेकंड ऑप्शन आंसर, पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं थी। फोर्टी 47,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। तो बच्चों, ये जो आपका क्वेश्चन है ये एनसीएफ 2005 पर बेस्ड है। एनसीएफ से संबंधित जो भी लेक्चर आपने देखना है उसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप पे मैं इसका वास्ट लेक्चर दूंगा, ठीक है, और दे रखा है मैंने इससे संबंधित। तो वहाँ आप एनसीएफ के कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। हालांकि मैंने आपको इस पेपर में पहले ही बता दिया है कि एनसीएफ में महत्वाकांक्षी शब्द के बारे में मैंने बताया है, सुसंगत के बारे में बताया है, महत्वपूर्ण के बारे में बताया है, और एक ये नया शब्द आ गया है गणित की लंबी चौड़ी आकृति। इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। गणित की लंबी चौड़ी आकृति का मतलब होता है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना का निर्माण करना, एक कंसेप्ट पर दूसरी कंसेप्ट की रचना करना, ठीक है। मतलब परसेंटेज सीखने के बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस सीखा जाता है, गिनती सीखने के बाद ही पहाड़े सीखे जाते हैं, पहाड़े सीखने के बाद ही गुणा सीखी जाती है। तो मैथ एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप बच्चे को कंटिन्यू रखना पड़ता है। यानी बच्चे ने बीच में गुणा नहीं सीखी और उसको आप पहाड़े नहीं सीखी और आप उसको गुणा सिखाने के लिए प्रेरित करेंगे तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए गणित की आकृति को हम लंबा चौड़ा मानते हैं। क्यों? क्योंकि गणित में एक संकल्पना दूसरी संकल्पना के लिए बेस का काम करती है। अगला है 48 क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5 + 3 = क्वेश्चन मार्क। यह कैसा क्वेश्चन है भाई? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 8 इसका आंसर है। लेकिन वो इसको इस रूप में नहीं पूछ रहा है, वो इसको कह रहा है कि इस सीमित उत्तर वाले प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर, यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन आप कैसे बना सकते हैं। भाई 5 और 3 तो 8 होते हैं। अब इसको ओपन एंडेड हम इस तरीके से बना सकते हैं कि ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका योग 8 हो, ठीक है, ये ओपन एंडेड हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए, ये तो क्लोज एंडेड है। देखो मैं यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ आपको। क्लोज एंडेड का मतलब होता है एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होना, एक ही आंसर जो ठीक होता है। ओपन एंडेड का मतलब होता है एक क्वेश्चन का अलग अलग आंसर होना लेकिन सारे आंसर ठीक हों। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या बताया मैंने? क्लोज के अंदर एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होना केवल ठीक, ओपन एंडेड में एक क्वेश्चन के कई ठीक आंसर होना, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? सेकंड है 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो? 3 ही जोड़ा जाना चाहिए। क्या 4 जोड़ सकते हो? क्या 5 जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते। कोई ऐसी दो संख्याएं बताए जिनका योग 8 हो। तो केवल थर्ड ऑप्शन हमारा ऐसा है जिस ऑप्शन के एक से ज़्यादा ठीक आंसर होने की संभावना है। फोर्थ ऑप्शन 5 और 3 का योग क्या होगा? क्लियर हो गई ये बात? फर्स्ट और फोर्थ तो सेम ही हो गया। सेकंड है 5 में क्या जोड़ा जाए? 8 आए, 3 ही जोड़ा जाए। तो जिस क्वेश्चन का एक ही ठीक आंसर होता है उसे हम सीमित या क्लोज एंडेड या बंद क्वेश्चन कहते हैं। एक क्वेश्चन जिसके एक से ज़्यादा ठीक आंसर हो उसे हम ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। 49 है, फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई, 20 पुस्तकों को किसी को पता नहीं है, 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थी? शिक्षक इस प्रश्न द्वारा निम्नलिखित के किस मूल्य का मतलब होता है बच्चे के अंतर्गत क्या क्या अच्छी बातें हैं, किस मूल्य को पढ़ा सकता है। यानी ये एक क्वेश्चन है, बच्चे को यहाँ से क्या हम नैतिक ज्ञान दे सकते हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं। अन्य की सहायता करना, भाई देखा जाए तो बच्चे ने सहायता की है। 100 पुस्तकें नष्ट हो गई, 20 पुस्तकों किसी को पता नहीं, 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। हेल्प तो कर रखी है, हो सकता है ये आंसर। अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना, भाई ये भी है, उसने साझेदारी भी की है। पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना, ये भी है। सहयोग की संवेदनशीलता, मतलब सहयोग करना। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, मेरे व्यू से आप क्वेश्चनों को पढ़ने की कोशिश करना, बहुत अच्छी तरह से आप उसको कवर कर पाएंगे। देखना मैं बता रहा हूं आपको।
अन्य की सहायता करना, फर्स्ट ऑप्शन भी यही है। सेकंड ऑप्शन अन्य के साथ पुस्तकीय साझेदारी करना, सेकंड ऑप्शन भी यही है। फोर्थ सहयोग की संवेदनशीलता, मतलब थर्ड ऑप्शन भी यही, यानी फोर्थ ऑप्शन भी यही है। यानी और 3 ऑप्शन में सहयोग है, ठीक है। यानी वे तो देखा जाए तो सारी एक ही बात है, कॉमन बात है। अन्य की सहायता, अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी, सहयोग, यानी ये जो तीनों ऑप्शन हैं ये देखा जाए तो सेम ही ऑप्शन है। तो ये तो ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकते। तो ऑप्शन का आंसर हमारा क्या है? पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना, यानी थर्ड ऑप्शन इसका हमारा आंसर बनता है। हो गया क्लियर? ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आज बच्चों आपके सामने डिस्कस किए हैं। इससे आगे के एग्ज़ाम के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करवाऊंगा। तो आप नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हरितस द एग्ज़ाम एक्सपर्ट ऐप को डाउनलोड करें ताकि आप अपनी अच्छी तरह से बेहतर तैयारी कर पाएँ। ठीक है, धन्यवाद।